नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट। इसको सब लोग प्यार से कोफे पोसा एक्ट भी बुलाते हैं और ये एक्ट भी उम्मीद करता है कि सब मुझको प्यार से कोफे पोसा ही बुलाओ, तो हम भी कोफे पोसा ही बुलाएंगे इसको। तो सेक्शन 3 जो है वो बताता है इसका पावर टू डिटेन। सेक्शंस में अगर आपको ऐसा लगता है कि सेक्शंस लेके थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो सेक्शंस नहीं लेंगे कि ये ओवरव्यू क्या है, हम ओवरव्यू समझ रहे हैं एक्ट का कि ओवरव्यू ये बोलना क्या चाह रहा है बस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे तो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को रोकना है, फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना है। अब उसके लिए क्या इसके पास पावर है डिटेन करके रखने की। तो पावर टू डिटेन कौन कर सकता है? डिटेन करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इनके पास पावर है। अब ऑर्डर वो डिटेन का निकाल सकते हैं, लेकिन कब निकाल सकते हैं? ऑन द ग्राउंड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? आपने सुना होगा कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये हो गई, वो हो गई, पहली बार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतनी हो गई, आपने सुनी होगी। तो फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है? करेंसी एक्सचेंज होता है। हमारे जो है हमारे पास अभी कितना अमेरिकन डॉलर है अभी रिजर्व में, हमारे पास कितना एक्सचेंज होगा, वही फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, बस यही है बस, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली यही है। तो पहला ग्राउंड तो ये फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने के लिए, और दूसरा जो है प्रिवेंट करने के लिए स्मगलिंग गुड्स और अबेटिंग इट। गुड्स स्मगल करने से रोकने के लिए और उसको अबेट करने के लिए। कोई आदमी स्मगलिंग कर रहा होगा, खुद कर रहा होगा, और कोई आदमी उसको अबेट कर रहा होगा। अबेट मतलब क्या? इंस्टिगेट, कंस्पायर और एड, ये 3 चीज़ें होती है अबेटिंग में। तो और कोई आदमी स्मगलिंग कर रहा हो गुड्स की या अबेटिंग कर रहा हो, उसको रोकने के लिए डिटेन किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट, कंसील और डील, स्मगलिंग से रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट करना, कंसील करना, छुपाना या डील करना उसमें, या हार्बर के टाइम पर, हार्बर मतलब बंदरगाह, वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाना कि वो हार्बर कर सके, ठीक है। अब मान के चलिए स्टेट गवर्नमेंट, ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी जब हम NA पढ़ रहे थे, तो देखी थी हमने कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिटेन करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि क्यों आपने किया है, क्या किया है, पूरी रिपोर्ट। तो वहाँ पर कितना था? 7 दिन। यहाँ पर कितना है? 10 दिन, 10 डेज। तो देखिए कोफे पोसा है तो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ही, तो जो प्रोविजंस NSA में थे वही यहाँ पर होना ऑब्वियस सी बात है और लाजमी है, ठीक है। तो क्या क्या प्रोविजंस एक जैसे हैं कि ग्राउंड्स तो हल्के फुल्के अलग हो गए। अब बात करते हैं और अदर प्रोविजंस की, जैसे कि प्लेस ऑफ डिटेन, प्लेस ऑफ डिटेन एंड कंडीशन ऑफ डिटेन। दूसरी चीज थी एब्सकॉन्ड, और तीसरी चीज थी एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, अब देखते हैं प्लेस ऑफ डिटेंशन और कंडीशन ऑफ डिटेंशन क्या होगी। तो प्लेस ऑफ डिटेंशन और कंडीशन ऑफ डिटेंशन वो होगी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करे, डिसाइड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब कि प्लेस भी वही डिसाइड करेगी, कंडीशन भी वही डिसाइड करेगी, एक जगह से दूसरी जगह स्टेट में ले जाना है तो वो भी वही डिसाइड करेगी। मतलब कुल मिला के इस प्रोविजन में हर बार गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट,
प्लेस और कंडीशन ये डिसाइड करेगी। और एक और प्रोविज़न है कि ज्यूरिडिक्शन नहीं है भैया, मतलब कि कोई भी डिटेंशन इस ग्राउंड पे इनवैलिडेट नहीं होगा कि उसके पास ज्यूरिडिक्शन था कि नहीं था पकड़ने का, और जहाँ पर उसको रखा है वहाँ रखने का। मान के चलिए महाराष्ट्र में किसी आदमी को पकड़ा, उसको यूपी में रख दिया, तो इस ग्राउंड पर डिटेंशन इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। तो इसका यही कहना है कि नो ज्यूरिडिक्शन, कोई ज्यूरिडिक्शन भी नहीं है। दूसरी चीज़, यही चीज़ हमने एनएसए में देखी, यही चीज़ हमने मीसा में देखी। दूसरी चीज़ एब्सकॉन्ड, कि मान के चलिए कि कोई आदमी एब्सकॉन्ड कर जाता है। एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाता है, इस डर से कि मुझको डिटेन कर लिया जाएगा, मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, मेरे ऊपर केस चलेगा, मुझको सजा मिल जाए, जो भी उसका रीज़न हो, पर्सन भाग गया, एब्सकॉन्ड कर गया, तो क्या होगा, JMFC या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जाएगी। रिपोर्ट जाने के बाद ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा। क्या नोटिफाई किया जाएगा कि भैया इस टाइम पर इस जगह पर आप आ जाना, नोटिफाई किया जाएगा। मतलब एक तरीके का लास्ट मौका, ये आखिरी मौका है, इस टाइम पर तो आ ही जाना आप यहाँ पर। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देंगे। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होने के बाद भी अगर वो आदमी नहीं आया तो मिनिमम 1 साल की सज़ा, 1 ईयर और फाइन और बोथ। यही सेम टू सेम प्रोविज़न हमने देखा उसमें मीसा में और एनएसए में, और यही चीज़ हम वो देख रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि हमको जब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाना था कोफेपोसा के लिए, कोफेपोसा मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज के कंजर्वेशन के लिए और स्मगलिंग को रोकने के लिए, तो हमको सिर्फ ग्राउंड अलग चाहिए था ना कि इस ग्राउंड पे हम पकड़ सकते हैं, लेकिन बाकी प्रोसीजर तो वही सेम हो सकती है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एडवाइजरी बोर्ड, उसमें क्या थे, 3 मेंबर्स थे, उसमें से एक मेंबर क्या था, चेयरमैन था, और इन सबके पास क्वालिफिकेशन क्या थी, क्वालिफाइड SC जजेस। SC जज मतलब, क्वालिफाइड SC जज मतलब या तो वो है या थे या फिर क्वालिफिकेशन रखते हो हाई कोर्ट जज बनने की, वो लोग। अब एडवाइजरी बोर्ड के पास, कि मान के चलिए हमने अभी देखा कि डिटेन कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अब एडवाइजरी बोर्ड के पास मैटर जा कब तक सकता है कि कब तक रेफर किया जाएगा एडवाइजरी, क्योंकि एट लास्ट सुनाएगी तो वही ना कि आप इतने टाइम तक हाँ इनको डिटेन करके रख लो। तो एडवाइजरी बोर्ड के पास सिर्फ रेफरेंस कब तक जाएगा, रेफर, उसमें कितना था एनएसए और मीसा में 30 दिन का, यहाँ पर 5 हफ्ते कर दिया, ये चेंज किया है बस। 5 वीक, रेफर विद इन 5 वीक्स, 5 हफ्ते के अंदर आपको यहाँ पर मामला लेके आना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये बोल दिया, ये बता दिया कि मैक्सिमम पीरियड क्या रहेगा, 1 ईयर, कि 1 साल का मैक्सिमम पीरियड है। आप इसको, आप किसी भी आदमी को, एडवाइजरी बोर्ड किसी भी आदमी को 1 साल तक के लिए डिटेन करने की ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कोफेपोसा एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिले किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।